आप जेल से भाग भी गए थे? मैं तो सन 2004 में तिहाड़ से एस्केप हुआ ही था अफगानिस्तान जाने के लिए। कैसे भागे? जो असली पुलिस वाले हैं उनके आने से पहले जो मेरे कुछ साथी थे वो वैसे ही पुलिस की वर्दी पहनकर आए और वो मुझे लेकर चले गए। भाग के कहाँ गए? सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया। पासपोर्ट मेरा इंतजाम हुआ संजय गुप्ता के नाम से, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी मिट्टी समाधि कहाँ पे मौजूद है। तो मैं नेक्स्ट डे ही जो है कंधार पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद से जेल से निकले थे? इसके लिए तो मैं सिर्फ अगर एक मददगार मानता हूं किसी को तो वो वन एंड ओनली फूलन देवी जी की हत्या का आरोप है। 2001 में मुझ पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा। कितनी सजा मिली थी आपको? मुझे आजीवन कारावास मिली। ऐसा क्या था पुलिस के पास उस चार्जशीट में? सब एविडेंस प्रिपेयर्ड किए गए। बहुत सालों पहले एक मूवी देखी थी फूलन देवी के ऊपर, कि असल जिंदगी में और उस फिल्मी कहानी में कोई अंतर लगता है? वो फिल्मी कहानी ही है। फूलन देवी सांसद कैसे बनी? कितने पति थे उनके? उनके 4 पति थे। 13 साल कैसे काटे आपने? कि जेल तो जेल ही होती है, लेकिन तिहाड़ जेल उन जेलों में भी जेल है। मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर मेरी बात को किसी ने पूरे भारत में उसको झूठा साबित कर दिया। आपका असली नाम पंकज था, तो शेर सिंह राणा नाम किसने दिया? मेरा असली नाम शेर सिंह राणा है, वो दिया है पुलिस ने। उस वक्त में जाति आधारित हिंसा एक बड़ी सच्चाई थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, क्योंकि आज की राजनीति बहुत अलग है। जाति की राजनीति आज भी मौजूद है, तब भी थी और उससे पहले भी थी। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो थोड़े विवादित हैं। उनके ऊपर मर्डर का आरोप है, जेल भी जा चुके हैं, जेल से भाग भी चुके हैं। हमारा मकसद किसी क्राइम को ग्लोरीफाई करने का नहीं है, लेकिन उस कहानी को समझने का है जिस कहानी के किरदार को कुछ लोग हीरो मानते हैं, कुछ लोग विलन मानते हैं। लेकिन हम भारत की राजनीति के उस पहलू को छूना चाहते हैं जो आज के युवाओं से बहुत दूर है। उनको नहीं पता कि 80 और 90 के दशक की राजनीति कैसे होती थी, उस दौर में क्या होता था। दरअसल आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह जी, आपका स्वागत है। और कहाँ से शुरू करूँ? आपकी जो कहानी है वो बड़ी लंबी चौड़ी है और उसको समेटना बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। आपकी बात, भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप ऐसा कर पाए। अब एक बात मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर फूलन देवी जी की हत्या का आरोप है जी। आप अभी बेल पर हैं जी। सजा पूरी काट चुके हैं या बरी हो चुके हैं? जी देखिए, 2001 में मुझ पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा और 2016 में मैं जेल से रिलीज हुआ। ठीक है। हाँ, और करीब 13.5 साल के आसपास मैंने इस केस में कस्टडी में मैं रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली आजीवन कारावास के बराबर की ही सजा मैंने ऑलरेडी स्पेंड कर ली है जेल में। और 2016 में मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल दी और 2016 से ही मैं जेल से बाहर हूँ और अब अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना के उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब अभी आप बेल पे हैं? जी बिल्कुल। बरी नहीं हुए अभी तक? बरी नहीं हुआ हूँ मैं। अभी जो है, जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हम टोटल 12 एक्यूज बनाए हुए थे सन 2001 में पुलिस के द्वारा, तो 12 जो एक्यूज थे उसमें से 11 लोगों को जो ऑनरेबल सेशन जज साहब थे उन्होंने उनको एक्यूटल कर दिया था, मतलब कि बरी कर दिया था। 12 में से 11 लोगों को, सिर्फ अकेले मुझको जो है उन्होंने सजा दी थी। तो उस सजा के खिलाफ मैं अपील पर गया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दूसरे सभी लोगों को केस से बरी किया गया, मुझे भी हाई कोर्ट से बरी किया जाएगा। कितनी सजा मिली थी आपको? मुझे आजीवन कारावास मिली थी। ठीक है। तो आजीवन कारावास जो है नॉर्मली वो 14 साल का उसका टाइम पीरियड होता है। 14 साल के बाद जो कन्विक्ट होता है उसको सरकार के द्वारा छोड़ने का अधिकार होता है। तो क्योंकि 13 साल में पहले ही इसमें काट चुका था, तो इसी ग्राउंड पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे बेल दी थी कि भाई करीब करीब पूरा टाइम ये आजीवन कारावास का काट चुके हैं और क्योंकि कि अभी सुनवाई में समय लगेगा तो इसलिए हम तब तक इनको जेल में ना रख के तब तक बेल दे रहे हैं। तो आप 2016 में बाहर आ गए? ठीक है। आपका असली नाम पंकज था, तो शेर सिंह राणा नाम किसने दिया आपको? ये नाम क्या सच्चाई है इसके पीछे की? नहीं, मेरा असली नाम शेर सिंह राणा है और जो नाम दिया है वो पंकज दिया है। अच्छा। वो दिया है पुलिस ने। सन 2001 में जब फूलन देवी केस में मुझे अरेस्ट किया गया
तो तब तक तो मैं शेर सिंह राणा ही था। लेकिन हुआ ये कि शुरुआत में जब फूलन का मर्डर हुआ तो एक पंकज नाम के व्यक्ति का नाम शुरुआत में मीडिया के द्वारा लिया गया और पुलिस के द्वारा भी लिया गया। तो अब पंकज तो कोई था नहीं, तो जब इन्होंने शेर सिंह को अरेस्ट किया तो शेर सिंह को ही जबरदस्ती पंकज बना दिया। तो ये कोर्ट में भी बात उठी थी और पुलिस जो है आज तक भी और कोई भी दुनिया में आज तक अभी तक कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाया कि मेरा कभी भी और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो पंकज रहा हो। क्योंकि चाहे वो मेरी 10th क्लास की मार्कशीट हो, चाहे 12th की हो, या ग्रेजुएशन में जिस नाम से मैं पढ़ाई कर रहा था, या बचपन से फर्स्ट क्लास में जिसमें मेरा एडमिशन जब हुआ स्कूल के अंदर, तो शुरू से और अभी तक और आगे भी हमेशा शेर सिंह ही राणा ही मेरा नाम रहा है। तो ये तो पुलिस ने एलियस करके ज़बरदस्ती जोड़ दिया था और फिर विकिपीडिया ने भी, क्योंकि जानकारी तो वो लेते नहीं है, तो विकिपीडिया ने भी पंकज बना के प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जो मेरा रियल नाम है और जो मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार के लोगों ने रखा, जो मेरा स्कूल में रहा, कॉलेज में रहा, वो शेर सिंह राणा ही है। आप कभी मिले थे फूलन देवी से? उनकी हत्या से पहले कभी मुलाकात आपकी हुई थी उनसे? मैं उनसे शायद, मुझे जो थोड़ा सा ध्यान है, शायद एक आध बार मैं मिला हो उनसे। मिले जी। ये क्या कहानी है जो आप 2001 की उनकी हत्या की बात कर रहे हैं और उसमें आप इतने लंबे समय तक 13 साल आप जेल में रहते हैं, फिर आप बेल पे बाहर आ जाते हैं, लगभग एक लंबा समय होता है 13 साल जेल में काटना। ये क्या कहानी है? ये आप इससे कैसे जुड़े? कैसे आप फूलन देवी से पहले मिले, फिर हत्या की बात आई, फिर आपको पुलिस ने पकड़ लिया? फूलन देवी की कहानी शुरू कहाँ से होती है, कैसे आपके जीवन में आती है? हाँ, अच्छा, मेरे जीवन में कैसे आती है, बहुत ही संक्षिप्त बात है ये, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। हमारे शहर में एक फैमिली थी जो कि, आपका शहर रुड़की? रुड़की, ठीक। तो रुड़की में एक फैमिली थी जो कि फूलन देवी से जुड़ी हुई थी, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो वो जो फैमिली थी वो मेरी परिचित फैमिली थी और तब मैं कॉलेज के अंदर आ गया था, तो मुझे भी एक जैसे युवा जो होते हैं जिनको थोड़ा नए नए आप कॉलेज में गए हैं तो एक राजनीतिक शौक होता है, तो वो शौक कैसे पूरा करते हैं, नेताओं को मिलना। भाई चुनाव तो लड़ता नहीं उस उम्र में कोई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, हाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है, तो वो नेताओं से मिलना और उसमें उसको इंटरेस्ट आता है। तो ये जो फैमिली थी, कपल था हस्बैंड वाइफ का, ये लोग समय समय पर अलग अलग राजनेताओं से मिलने के लिए जाते थे। तो क्योंकि के मेरे पास कॉलेज टाइम में अपनी गाड़ी थी, कार थी, तो ये उस समय कार थोड़ा मतलब, क्योंकि मारुति 800 होती थी उस जमाने में, कम लोगों के पास थी, तो आने जाने के लिए ये कभी जब मुझसे कहते थे, जैसे मान लीजिए कभी देहरादून जा रहे हैं मिलने के लिए किसी से, या मेरठ जा रहे हैं या दिल्ली आ रहे हैं, तो वो मुझसे एक हेल्प के रूप में वो मुझसे जब कहते थे कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं तो आप हमें अपने गाड़ी में लेके चल लीजिए, आप भी मुलाकात कर लीजिए, है ना। तो भाई युवा थे, सोचते थे चलो भाई मिल के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, दिल्ली घूम लेंगे या इधर उधर ना। तो इस तरीके से मैं इनके साथ आ जाता था। उस दिन भी यही हुआ, इनके साथ आया था, इस कपल के साथ, और फिर यह हादसा हुआ। कहाँ पे आए थे आप? दिल्ली आए थे? दिल्ली आया था, फूलन देवी की जो कोठी थी। हाँ। मतलब मैं नहीं मिलने आया था। हाँ। वो एक्चुअली वो तो उन्हीं के परिचित थे। मैं तो उनके साथ आ गया। अब आ गया तो जैसे इसके अलावा भी कई जगहों पर जाते थे, अब मैं उनके साथ गया तो उन्होंने एक परिचय करा दिया, भाई ये है हमारा भाई लगता है या साथी है ना, इस तरीके से परिचय करा दिया। बस फिर वो अपना काम करेंगे, जिस पर्पस से वो आए हैं वो अपना पर्पस पूरा करेंगे, है ना। मेरा ये शौक है कि भाई मैं थोड़ा घूम लिया, थोड़ा परिचय हो गया, इतना ही होता है युवाओं में। कितनी उम्र थी मेरी, 20-21 साल की एज थी उस समय। तो बस वही था। उस दिन भी यही हुआ कि वो लोग फूलन से मिलने के लिए आ रहे थे। दिल्ली में कहाँ पे मिले थे? ये अशोका रोड पर। उनकी सरकारी कोठी थी? जी सरकारी। तब वो सांसद थी? तब वो सांसद थी। ठीक है। आप कोठी पे गए? हाँ, उन दो लोगों के साथ? उन दो लोगों के साथ। हाँ। तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ बैठ गए, वो पार्लियामेंट चली गई और करीब 1:30 बजे के आसपास जब वो पार्लियामेंट से अपने कोठी पर आई तो तभी उनकी गेट पर ही जो है वो जो 2 नकाबपोश लोग थे जिन्होंने मंकी कैप पहनी हुई थी, उन लोगों ने उनको और उनके साथ बॉडीगार्ड था
दिल्ली पुलिस का और एक यूपी पुलिस का भी था शायद। तो वहाँ पे गोलीबारी हुई तो उनकी हत्या हो गई और उनके बॉडीगार्ड के भी शायद गोली लग गई थी। और जब वो कपल आपके साथ थी और आप तब अंदर थे करके? बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद कितने दिन बाद आपको पुलिस ने अरेस्ट किया इस आरोप में? शायद 2-3 दिन के नहीं, अगले दिन या 2 दिन बाद ही कर लिया था। कहाँ से अरेस्ट किया आपको? देहरादून से। देहरादून से। हाँ। तो जब आप कोठी के अंदर थे और वहाँ पे नकाबपोश लोग आए, उन्होंने गोली चलाई फूलन देवी जी के ऊपर, उनकी हत्या कर दी गई, तो पुलिस ने आपको पंकज बना के एक दिन के बाद 2 दिन के बाद हुआ ये कि जो लोग भी कोठी पर मौजूद थे, काफी लोग थे, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा, तो सब लोग भाई घबराएंगे ही, फैमिली मेंबर्स तो वहीं रहेंगे। जैसे कि उनकी जो रियल सिस्टर थी मुन्नी देवी जी, वो उस समय वहां पर थी। उनके जो पीए थे कालीचरण जी, वो भी वहां पर थे। ये लोग आई विटनेस भी थे केस के, मुन्नी देवी और कालीचरण। उन्होंने कभी कहा कि आपने गोली चलाई है? नहीं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जिस समय फूलन के ऊपर बाहर गोलियां चल रही थी तो शेर सिंह जो है वो हमारे साथ ऑफिस में था। जो ये कालीचरण जी के भी बयान है। और मुन्नी देवी जी खुद किचन में थी उस समय, तो किचन से जैसे ही वो बाहर आई तो मैं भी उनके साथ ही आया, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने मुझे वहीं पर ही देखा, जबकि जो 2 नकाबपोश लोग थे वो गोलियां चला रहे थे बाहर सड़क पर। तो ये उनके कोर्ट में ऑफिशियल बयान है मतलब। और जो आपके 2 साथी थे जिनको आप अपनी कार में लेके आए थे, क्या उनको भी एक्यूज बनाया गया था? नहीं, उनको विटनेस बनाया गया। ओके। हाँ, उनको विटनेस बनाया गया। तो उनका जो हस्बैंड था वो उस समय वहां पे अवेलेबल नहीं था, तो उसने कहा कि मैं उस समय नहीं था, बाहर था वो उस समय। और जो उसकी वाइफ थी वो ऑफिस में थी। उनको विटनेस बना दिया? उनको विटनेस बना। जब इतने लोग थे वहाँ पे शेर सिंह जी, तो अकेले आपको ही क्यों आरोपी बनाया गया? ऐसा क्या था पुलिस के पास उस चार्जशीट में, या क्या एविडेंस था कि शेर सिंह राणा को इतने बड़े मर्डर केस में फंसा दिया गया? देखो, अगर मैं आपकी भाषा की बात करूं तो कोई एविडेंस नहीं था। सब एविडेंस प्रिपेयर्ड किए गए। कारण ये हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत हाई प्रेशर रहा हो केस को सॉल्व करने का। और उसमें अगर आप सबसे इजी गोट देखोगे तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही एक वैसा पर्सन हूँ जो अननोन पर्सन है वहाँ पे, अननोन टू फूलन एंड हर फैमिली। और तो सब लोग उनके परिचित लोग हैं, बस मैं ही किसी नोन पर्सन को साथ आया हूँ, है ना। और मेरा बैकग्राउंड भी शायद मैच करता था कि मैं राजपूत था। अच्छा। तो ये भी शायद उनको तो राजपूत वर्सेस दलित थ्योरी बना दी। हाँ, ऐसा हो सकता है ना। नहीं, अभी आप नहीं, फूलन देवी दलित नहीं थी, तो हाँ, वो पिछड़े समाज से वास्ता पिछड़े समाज। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है। आपने 13 साल जेल में काट ली, ठीक है जी। एक आरोप में एक लंबा जो आपकी हिस्सा था आपकी जिंदगी का, आपने जेल में काट लिया। तो अभी भी आप ना श्योर नहीं हो कि ऐसा हो सकता है? किस बात के लिए? कि आपने कहा ना कि मुझे क्यों एक्यूज बनाया, मुझे पता ही नहीं है। नहीं, ये पता कैसे चलेगा भाई? ये इतने हाईली अथॉरिटी के थ्रू किया गया है, तो ये कैसे पता चलेगा? आप सोचिए ना कि जो पीड़ित परिवार है, जो फूलन की खुद की फैमिली है, जो मुन्नी देवी जी हैं, उन्होंने कई बार कोर्ट कार्रवाई चलते हुए भी और कोर्ट की कार्रवाई से पहले भी, जब मुझे अरेस्ट कर लिया गया तभी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी सीबीआई इंक्वायरी के लिए। तो आप इंक्वायरी की बात क्यों करोगे? क्योंकि आप उस इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट नहीं थे। आज भी फूलन की फैमिली सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करती है। आज भी संजय निषाद जी कई बार सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि दाल पूरी की पूरी काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए इसीलिए एप्लीकेशन देते हैं परिवार के लोग। हम तो चलो इसमें एक्यूज बना दिया गया, हम तो बोल सकते हैं या दुनिया सोच सकती है भाई ये तो बोलेंगे ही, लेकिन जो विक्टिम फैमिली है, जो कि केस के आई विटनेसेस हैं, तो उनको भी तो तसल्ली नहीं हुई ना। तो इसीलिए फ्रॉम द फर्स्ट डे, ऐसा भी नहीं है कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद मुन्नी देवी जी ने एप्लीकेशन लगाई हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एप्लीकेशन लगा दी उनके फैमिली मेंबर्स ने।
फिर कई बार कोर्ट्स में भी कहा कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि इतनी ज़्यादा उनको 100% मालूम ही था। भाई आप मेरे साथ बैठे हैं, अब कोई आपको कहे कि इन्होंने ये करा, तो भाई मैं ये कहूँगा इनको छोड़ के पूरी दुनिया कर सकती है, तो मेरा आप माइंड उसके लिए तो बना सकते हो, इनके लिए नहीं बना सकते। तो ऐसे ही मेरे केस में हुआ, उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो ये है बात। जिस दिन उनकी हत्या हुई आप तो अंदर बैठे हुए थे, क्या कभी उससे पहले भी आपकी मुलाकात फूलन देवी से हुई थी? हाँ, एक बार हुई थी शायद। कहाँ पे? अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, बट क्योंकि मैं इनके साथ आया था। तब भी इनके साथ ही आए थे? हाँ, मैं जब भी आया, मैं अकेले तो उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जब मैं उनको जानता ही नहीं था, तो इन्हीं के साथ ही आया। जब भी और जितनी बार भी आया होगा तो वो हमेशा उस फैमिली के साथ ही आया। उस वक्त में जाति आधारित हिंसा एक बड़ी सच्चाई थी, आपने देखा, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। तो जो आज के जो युवा हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, आप उस समय की कुछ जो तस्वीर आपके दिमाग में आती हो कि उस समय की कैसी पॉलिटिक्स होती थी, उस टाइम कैसे जाति हावी होती थी? क्योंकि आज की राजनीति बहुत अलग है, बहुत बदल चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप आज के युवाओं के लिए बताइए कि उस दौर की राजनीति कैसी थी और कैसे। आप किस दौर की बात कर रहे हैं? जिस दौर में आप जेल गए, जिस दौर में आपके ऊपर आरोप लगा 2001 में। देखो, अगर फूलन देवी एक सांसद बन जाती हैं। देखिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल अपना स्पष्ट नजरिया इसमें बता देता हूँ। जाति की राजनीति आज भी मौजूद है, तब भी थी और उससे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। इसका एकदम स्पष्ट जो कारण है वो ये है कि जो ये जाति हैं, ये पहले कबीले का रूप थे। हजारों साल पहले ये कबीला सिस्टम रहा होगा, फिर ये कबीलों ने कब जाति का रूप ले लिया, और फिर कोई कबीले ने अपने आप की सुपरमेसी बना ली ड्यू टू मैनी रीजंस। तो ये जो है हमेशा, क्योंकि ये तो सरकार का हिस्सा है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये जो जाति है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना। आप कोई भी सरकारी फॉर्म भरेंगे, कोई भी सरकारी फॉर्म भरेंगे, सरकार कोई भी योजना लाएगी, क्या कोई योजना भारत के लोगों के लिए लाई है? भारत के लोगों के लिए कोई भी योजना थोड़ी ना आती है, वो आती है जाति विशेष के लिए योजनाएं आती है। और जो भारत के लिए योजना आती है उसमें भी जाति का कॉलम होता है ना। मान लीजिए कोई भी योजना आई, तो उसी, मान लीजिए ये आया कि भाई किसी महिला के साथ बलात्कार होएगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। अब सरकार उसमें जाति घुसा देगी कि अगर महिला दलित होगी तो 2 लाख देंगे, महिला पिछड़ी होगी तो 1 लाख देंगे, महिला जनरल कास्ट की होगी तो नहीं देंगे। तो मतलब कि सरकार खुद कह रही है कि जो जनरल महिला है उसके इज्जत की हम कोई दाम नहीं लगाएंगे, हम कोई पैसे नहीं देंगे। तो जब सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही ये सब घुसा रखा है, तो ये जब तक उसमें से नहीं निकलेगा तो देश की राजनीति में से कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे बताया कि सन 90 के आसपास पे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ जो जाति के आधार पे थे, और उसका मैंने रीजन आपसे बता दिया कि उसके पीछे जो है वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी आज भी ऐसे राजनीतिक दलों का गठन पीछे से करवाती है जिससे कि दूसरी किसी पार्टी का वोट बैंक डिस्टर्ब होता है। आज अगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी थोड़ी उभार में आ रही है तो वो इसलिए आ रही है कि बीजेपी उनके पीछे है। अगर बीजेपी चंद्रशेखर रावण जी का सहयोग ना करे तो पार्टी नहीं चल सकती। सहयोग करने का रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रशेखर रावण जी अगर 10 वोट लाते हैं तो किसके आते हैं वो 10 वोट? 10 में से 5 वोट तो होते हैं बहुजन समाज पार्टी के हिस्से के, और 5 वोट होते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से के। तो भाई वो क्यों नहीं बैक करेंगे उनको? वो तो चाहते हैं बीजेपी तो कि समाजवादी भी कमजोर हो, बसपा भी कमजोर हो, कांग्रेस भी कमजोर हो। अगर ओवैसी जी आज जो है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं, अभी तक शांत बैठे थे क्योंकि शायद जो फंड्स थे वो मुहैया नहीं कराए थे। अब फंड्स दे दिए होंगे 100 करोड़ 200 करोड़ कि अब बिहार में घूमो, तो अब वो घूमेंगे, 5-10 सीट 50 सीट खराब करेंगे। ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जाति के पीछे, जाति आधारित पार्टी के पीछे जब देश की सरकार ही है,
वो पार्टी है जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, तो फिर जातिवाद या जाति राजनीति कैसे खत्म होगी? ठीक है शेर सिंह जी, मैंने बहुत सालों पहले एक मूवी देखी थी फूलन देवी के ऊपर। उसमें दिखाया गया था कि उनके ऊपर अत्याचार किए गए जाति विशेष की तरफ से, फिर वो डाकू बन गई, और जब वो डाकू बनी तो उसके बाद उन्होंने अपना बदला लिया। आपको उनकी असल ज़िंदगी में और उस फिल्मी कहानी में कोई अंतर लगता है? आपने अपने खुद ही शब्दों में कहा फिल्मी कहानी, वो फिल्मी कहानी ही है। और उस फिल्मी कहानी का जो एजेंडा है वो क्या है? अभी जब से हमारा देश 47 के बाद लोकतंत्र आया है, आज़ाद हुआ है अंग्रेजों से, तो इसकी एक छवि बनाई गई है पूरे विश्व पटल पे भारत की, कि भाई यहाँ पर तो जो अगड़ी जाती है वो दूसरी जातियों पर जो है अत्याचार करती है, उनको परेशान करती है। और ये जो इमेज है ये वर्ल्ड लेवल पर जानबूझ के क्रिएट करी गई है, जिससे कि भारत को इन चीज़ों के लिए लेकर जो है वो बेइज्जत किया जा सके वर्ल्ड लेवल पर। तो अब आप इसको कैसे समझेंगे? और आपके दर्शकों को, आपको मेरा ये मतलब खुला वो है अपना एक ऑफर है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑफर है, तो ये ऑफर है कौन बनेगा करोड़पति। मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर मेरी बात को किसी ने पूरे भारत में उसको झूठा साबित कर दिया, उस बात को गलत साबित कर दिया। बात क्या है? आपने क्या बोला कि भाई फूलन देवी के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ और उस अत्याचार का बदला लेने के लिए उन्होंने बेहमई कांड किया, जिसमें 20 लोगों की हत्या कर दी गई और फिर वो एक आइकॉन के रूप में उभर गई। तो पहला प्रश्न कि भाई फूलन के ऊपर अत्याचार किसने और क्यों किया? तो अत्याचार क्या बोला जाता है कि फूलन की छोटी उम्र में शादी हो गई। पहला अत्याचार तो ये काउंट कराते हैं। दूसरा कराते हैं भाई जिससे शादी हुई उसने जो है उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तीसरा करते हैं कि उनकी जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। चौथा बताते हैं कि डाकू उनको उठाकर ले गए। पांचवा बताते हैं कि उनके साथ रेप किया गया। यही है ना उनके जीवन की प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, छोटी उम्र में शादी हुई। तो पहला प्रश्न है, छोटी उम्र में शादी किसने कराई? क्या किसी ठाकुरों ने कराई? छोटी उम्र में शादी कराई उनके माता पिता ने। उसके जिम्मेवार हैं उनके माता पिता। लेकिन क्या माता पिता जिम्मेदार हैं? नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र 14 साल या 15 साल में जो शादी हुई है ये उस समय का जो है एक सिस्टम का हिस्सा था, ये समाज का हिस्सा था, समाज का हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि अकेले फूलन की ही शादी जो है वो छोटी उम्र में हुई हो। जो राजपूत समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं उस दौरान, आज से 50 साल पहले, ये बड़ी आम प्रथा थी। जो बेहमई कांड में एक व्यक्ति जो फूलन के द्वारा मारा गया है उसकी वाइफ का नाम है मुन्नी देवी। आज भी बेहमई जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। वो खुद जो है उस समय 11-12 साल की थी जब उनका पति जो है 16 साल का था, उसकी हत्या हो गई। एक भी दिन वो मुन्नी देवी उनके साथ नहीं रही थी। और जब उनके पति की हत्या कर दी गई तो वो उनका गौना होके गांव में आई वो, और पूरे जीवन बिना पति के विधवा के रूप में उन्होंने अपना जीवन आज भी वो काट रही हैं। तो ये तो आप बताओ अन्याय किसके साथ हुआ? फूलन के साथ हुआ छोटी उम्र में शादी का, या इस महिला के साथ हुआ? अब छोटी उम्र में शादी का तो बात यह है। दूसरा है कि भाई पति ने ध्यान नहीं रखा, तो पति जिम्मेदार है, उन्हीं की बिरादरी का है, इसमें जातिवाद तो कहीं आता नहीं है। उसका जिम्मेदार उनका वो है, उसको सबक मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि भाई जमीन पर कब्जा कर दिया दबंगों ने। तो वो दबंग कौन है? वो दबंग है इनके सगे चाचा जी का लड़का, जिसका नाम है मायादीन। इनका जो रियल चाचा है उसकी फैमिली से इनका डिस्प्यूट था लैंड को। वो बोलते थे हमारी है, वो बोलते थे इनकी है। तो वो लैंड डिस्प्यूट है, उसमें भी किसी ठाकुर का या अन्य बिरादरी के व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बोलते हैं डाकू उठाकर ले गए। तो डाकू कौन? विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला इनका सगा रिश्तेदार है, क्लोज रिलेटिव। तो वो उठाकर नहीं ले गया, वो बाकायदा इनके घर गया। इसकी खुद की इच्छा थी कि वो डाकू गिरोह में शामिल हो, जिससे कि नाम, पैसा और सम्मान, या जो एक टेरर वाला, लोगों में टेरर रहे,
वैसा जीवन जी सके। और ये बात उनकी जो माताजी है, फूलन की जो माताजी हैं, उनके खुद के बयान है, लल्लन टॉप पर उनका इंटरव्यू देख सकता है कोई भी, कि विक्रम मल्ला घर पे आया और उसने कहा कि भाई हम तेरी लड़की को लेकर जा रहे हैं और अब ये मेरी है, जिससे बोलना है बोल लेना। और फूलन उसके साथ चली गई। तो फूलन को डाकुओं ने उठाया, ये एकदम स्क्रिप्टेड कहानी है। फूलन खुद डाकुओं के साथ गई क्योंकि वो उस जीवन में जाना चाहती थी। फिर वो एक, इसके बाद से जो है उनका जीवन स्टार्ट हो गया डाकुओं वाला। अब वो जो डाकू गिरोह था, उसके अंदर जो विक्रम मल्ला था वो खुद लीडर तो था नहीं, उसके अंदर लीडर था एक गुजर जिसका नाम था बाबू गुजर। अब महिलाओं को गैंग में जो रखते थे उसका पर्पस सिंपल होता था कि भाई ये खाना वाना बनाने में हमारा सहयोग करेगी और जो सेक्सुअल नीड है उसको पूरा करेगी। तो उसने उसी को दिमाग में रख के बाबू गुजर ने उसके साथ सोने की इच्छा रखी, जबरदस्ती करे। तो ये बात विक्रम मल्ला को अच्छी नहीं लगी क्योंकि विक्रम मल्ला और उसने आपस में प्रेम विवाह कर लिया था। तो विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को इस बात पे जब लड़ाई हुई तो हत्या कर दी। अब जब हत्या हो गई तो गैंग में दो और लोग थे, श्री राम और लाला राम। तो उन्होंने कहा, बाद में जब वो आए उसमें, वो उस समय वहां नहीं थे मौजूद, तो उन्होंने कहा कि भाई गैंग लीडर की एक महिला के लिए हत्या करना, इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा चंबल में, तो इसका बदला लिया जाना चाहिए। तो तब तक गैंग जो है वो दो फाड़ हो गया। कुछ लोग विक्रम मल्ला और फूलन के साथ चले गए और कुछ लोग श्री राम लाला राम के साथ आ गए, उसी गिरोह के लोग। फिर जब उनमें आपस में गैंग वॉर हुई तो उन्होंने, श्री राम लाला राम ने विक्रम मल्ला को हत्या कर दी, फूलन को पकड़ लिया। तो जब फूलन को पकड़ा गया तो श्री राम लाला राम के साथ एक महिला डकैत उनके साथ भी थी। जैसे इस गैंग में फूलन से पहले भी महिला थी जिसका नाम था कुसुमा 9। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कुसुमा 9। तो कुसुमा 9 पहले से उनके साथ थी। तो जब पकड़ा तो कुसुमा 9 ने फूलन के कपड़े वगैरह फाड़ दिए और उसके साथ बदतमीजी करी। अब ये डाकुओं का आपसी मसला है, आपसी पर्पस का। अब ये सब हो गया। अब उसके बाद फूलन को उन्होंने वो सब करके छोड़ दिया। अब फूलन का एक अलग गैंग बन चुका था। वहां पर फूलन ने जो इन गैंग के एंटी गैंग थे उनका समर्थन लिया और कहा कि भाई हम भी अपना बदला लेंगे। तो उसका बदला लेने के लिए जो है ये लोग, इनको पता चला कि श्री राम लाला राम भेमई गांव में आए हुए हैं। तो ये लोग भेमई गांव में आए। जब आए तो वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने गांव के लोगों को पकड़ा और गांव के जो बेगुनाह और निहत्थे लोग थे उन लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने का मकसद है कि गैंग का नाम हो, गैंग का जो इलाके के अंदर भय है वो कायम हो। क्योंकि आपसे मेरा आप ही से प्रश्न है, अगर ये 20 लोग डाकू थे जिनको फूलन ने हत्या की है, तो आप मुझे बताइए कि चंबल के डाकू हैं ये कैसे डाकू हैं कि इन 20 लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। इनका हथियार कहाँ है? भाई फूलन कहती है कि मैंने, या लोग ये सोचते हैं कि भाई डाकुओं को मारा फूलन ने। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो 20 लोगों को मारा है, अगर ये डाकू थे तो इन लोगों के हथियार कहाँ थे? क्यों फूलन के गैंग का एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति के ऊपर गोली नहीं चली? सारे के सारे लोग जो है क्या दूसरे गैंग के ही लोग मरेंगे? भाई एक तरफ 20 लोग हैं, दूसरी तरफ फूलन के गैंग में 35 लोग थे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से। तो जब 20 लोग भी हथियार वाले होंगे और 35 लोग भी हथियार वाले होंगे, आपस में लड़ेंगे, तो क्या ये संभव है कि 35 में से एक ये, मतलब क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, आप ये कह रहे हो? हाँ, हुई नहीं ना। अरे भाई ये क्रॉस फायरिंग होगी कैसे? ये तो गांव के लोग हैं, एक ही गांव के लोग हैं। अगर मान लीजिए डाकू होंगे, गिरोह होगा, फूलन के गिरोह में कोई कहीं का है, कोई किसी गांव का है, फूलन किसी गांव की है, विक्रम मल्ला किसी गांव का है, तो इस गिरोह में सारे भेमई गांव के क्यों हैं? क्योंकि कोई भी डाकू नहीं था। किस जाति के थे ये? इसमें जो 20 लोग थे, इसमें 17 तो ठाकुर थे, एक दलित था, एक पिछड़े समाज का था, एक मुस्लिम था। जो दलित भाई था उसका नाम था राम अवतार कठेरिया। जो पिछड़े समाज का था उसका नाम था तुलसीराम मौर्य, जो सैनी होते हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,
सैनी समाज के लोग मैं समझ गया। टाइटल यूज करते हैं। और नज़ीर खान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो ये लोग जो है वहाँ मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, मजदूर थे ये। गांव ठाकुरों का था बेसिकली। भाई गांव, हाँ गांव ठाकुरों का बोल सकते हैं आप, जैसे बोला जाता है, बट पूरी आबादी तो ठाकुरों की होती नहीं है। नहीं मेजर, हाँ मेजर जो है वो गांव ठाकुरों का था। हम्म। और ये 20 लोग इसमें हत्या उनकी की गई। और हत्या करने का पर्पस वन एंड ओनली वन है कि एक भय कायम करने के लिए किया गया। लोग ये सोचते हैं कि नहीं रेप का बदला लेने के लिए ऐसा हुआ। अरे भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला कांड था इस तरह का। कुसमा 9 ने भी ऐसे वहां पे कई कांड हुए हैं। एक अस्ता कांड हुआ जिसमें जो है 14 मल्लाह समाज के लोगों की हत्या करी गई, और उसमें जो है 2 मल्लाह समाज के लोगों को अंधा कर दिया गया वहीं पर ही। तो क्या वो जो 14 मल्लाह समाज के लोगों की सामूहिक हत्या करी कुसमा 9 ने, तो क्या इन्होंने मल्लाह समाज के भाइयों ने क्या कुसमा 9 के साथ रेप किया था? रेप का बदला ले रही थी वो? क्यों मारा था? जैसे लोग बोलते हैं ना एक महिला क्यों मारेगी किसी को, तो कुसमा 9 भी महिला थी, उसने क्यों 14 मल्लाह समाज के लोगों को मार दिया, सामूहिक हत्याकांड कर दिया, अंधा भी कर दिया। इतने गुस्से में होगी कि अंधा भी कर दिया 2 लोगों को। तो क्यों कर दिया? क्या वो अपने किसी रेप का बदला ले रही थी? नहीं। क्यों कर दिया? ये वहां का एक कल्चर था, अपना भय कायम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा कांड करो, सामूहिक हत्या करो, जिससे कि गैंग का नाम हो, पूरे एरिया मैसेज जाए। हाँ। तो ये अस्ता कांड है, भेमई कांड है। इससे पहले जो है यादव समाज के 12 लोगों की हत्या करी हुई है इस भेमई कांड से जस्ट 1 साल पहले। ये अस्ता कांड जो है भेमई कांड के 1 साल के बाद है, 1-1.5 साल के अंदर। तो आप देखेंगे अगर 81 में, 82 में, 83 में, 84 में इस तरह के सामूहिक नरसंहार डकैत लोग करते थे, लेकिन उसमें सिर्फ भेमई कांड को सिर्फ इसलिए शेखर कपूर जी ने चिन्हित करा फूलन का, क्योंकि इसमें जो है जाति का आप खेल खेलते हो, जो कि अमेरिका की जो सरकार है उस समय ऐसा चाहती थी कि भारत को बदनाम किया जाए, फिल्म बनवा के, किताबें लिखवा कर, मीडिया के द्वारा, इंटरनेशनल मीडिया में, कि ये तो सांप सपेरों का देश है और आज भी यहाँ जातिवाद हावी है, इस पर तो हम ही जब राज करेंगे तभी ये सुधरेंगे। तो ये ऐसी प्रस्तुति, तभी आपने देखा होगा शेखर कपूर जी तो नाम के बॉलीवुड डायरेक्टर थे, उसके बाद तो चले गए विदेश, उसके बाद अमेरिका से लौट के आए फूलन देवी के ऊपर फिल्म बनाने के बाद। क्या कभी अमेरिका से लौट के आए? क्योंकि वो अमेरिकी एजेंट की तरह ये लोग काम करते थे। ये जो आप इतनी कहानियां मुझे बता रहे हो, ये आपने जेल में पढ़ी या आपको पहले से पता थी? नहीं, ये मैंने बाहर आके रिसर्च करी है इस पर पूरा। जब आप छूटे, जब मैं छूट गया हूँ, हाँ, छूटने के बाद मैंने मन में मेरे जिज्ञासा हुई कि भाई इतने साल तूने इस कांड में जेल में काटे हैं। जेल में नहीं सोचा आपने कि मैं इस पे पढ़ूं, इसके ऊपर रिसर्च नहीं, जेल में भाई हमारे पास साधन नहीं थे ना। जेल में रहकर मैं कैसे एक जाकर फेस टू फेस कैसे लोगों से मिल सकता हूँ। जेल से छूटने के बाद मैंने जो भेमई कांड है उसकी जो पुलिस की जो चार्जशीट थी उसको निकलवाया, उसको पढ़ा, उसको देखा भाई इसमें क्यों करा गया, तो और उन लोगों से मिला जो विक्टिम्स थे, तो तब चीजें समझ में आई, यार ये तो एक ही गांव के लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। डाकू क्या है, ये तो बेचारों पे रोटी तो है नहीं खाने के लिए, इन पे मजदूर हैं तो सब लोग। गांव अभी भी है वो? हाँ, गांव कहाँ जाएगा, गांव भी है, लोग भी हैं, उन्हीं परिवारों के जिनके लोग मरे थे। हाँ, उनके परिवार कहाँ जाएगा? उनसे मिले आप? हाँ बिल्कुल, मैं मिला। मैंने बताया नहीं आपसे कि एक मुन्नी देवी जी हैं जिनकी उम्र जो है अभी करीब 60 साल हो गई होगी। उस समय वो खुद 11 साल की थी। जो शादी वाली बात बताई आपने। हाँ, वो तो मैंने सुन ली। तो ऐसे ऐसे दूसरे सब परिवार वहाँ मौजूद हैं, और कुछ लोगों की जो है डेथ हो चुकी एज के हिसाब से। क्या कभी आपने कन्फेस किया था पत्रकारों के सामने कि हाँ मैंने फूलन देवी की हत्या की है? वो जो कन्फेशन है वो एक पुलिस थाने का कन्फेशन है, तो उसको भी कभी कभी क्या वो विटनेस के रूप में पुलिस ने यूज किया था। तो जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जो वो पत्रकार भाई थे और जो उनका कैमरामैन था वो दोनों इसमें विटनेस बनाए गए थे पुलिस के द्वारा। तो जब जज साहब ने उनसे ये पूछा कि भाई ये जो बयान दिया है शेर सिंह ने, ये किस परिस्थिति में दिया, ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो देहरादून में डालन वाला थाना है, थाने के अंदर का ये बयान है,
मतलब थाने में ये बैठे हुए थे, तो मैं और मेरा कैमरामैन गया, और जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने हमें अलाउड किया कि तुम इसको कवरेज कर लो। तो फिर जज साहब ने उसको माना नहीं, मानेंगे भी कैसे, मतलब थाने के अंदर का बयान है, उसकी क्या वैल्यू है। क्या आपने इस पर रिसर्च की कि फूलन देवी सांसद कैसे बनी? हाँ देखिए, जिन्होंने इतनी हत्याएं की हों, हाँ, जो डाकू थी जी, एकदम से वो भारत की संसद में पहुंचती हैं। देखिए आपको मजे की बात बता दूं मैं आज, जिस समय फूलन ने भेमई का हत्याकांड किया, तो उस पर जो सबसे पहले जो राजनेता धरने पर बैठा, आपके इमेजिनेशन में कौन था? वो थे मुलायम सिंह यादव। अच्छा। मुलायम सिंह यादव फूलन के विरोध में धरने पर बैठे। और तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि फूलन को उन्होंने जो है अपने पार्टी से जोड़ लिया, टिकट दे दिया। हुआ ये कि जो फूलन के साथ भेमई कांड में जो सबसे बड़ा हत्यारा है, फूलन ने, ये जो 20 लोग मरे हैं ना, फूलन ने हो सकता है 2-4 लोगों की ही गोली मारी हो इनमें, क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं इतने लोगों को 200 गोली चलाएगा, तो गोलियां तो दूसरे लोग भी चला रहे थे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा गोलियां चलाने वाला व्यक्ति डाकू है, उसका नाम है मान सिंह यादव, जो कि फूलन का तीसरा पति भी है। अच्छा। जब कितने पति थे उनके 4 पति थे। अच्छा। पहला पुत्तीलाल, जिससे उनके घर वालों ने शादी कराई। दूसरा विक्रम मल्ला, जिससे उन्होंने लव मैरिज की, डाकू के गिरोह में उसके साथ ही शामिल हुई। और तीसरा, ये जब विक्रम मल्ला मर गया तो फिर जो उनका दूसरा सहयोगी डाकू था मान सिंह यादव, वो मान सिंह यादव से फिर उन्होंने तीसरी शादी करी ग्वालियर जेल के अंदर। और मान सिंह यादव ने ही सबसे ज्यादा लोगों की हत्या करी फूलन के साथ मिलकर भेमई कांड में, और इसके अलावा दूसरे भी कांड में। फूलन के साथ लोग बोलते हैं अत्याचार हुआ। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आपके साथ किसी ने अत्याचार किया, उसका बदला चलिए आपको लेने का समाज अधिकार दे देता है, कानून नहीं देता, लेकिन समाज बोल देता है। लेकिन आपने अपना बदला ले लिया, लेकिन क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल गया कि अब आप दूसरों पे भी अत्याचार करोगे? चलो भेमई कांड आपने इसलिए कर दिया, इनके हिसाब से भी सोचें कि भाई आपके साथ इन्होंने गलत किया था, लेकिन जो आप पे 50 अन्य लोगों की हत्याओं का आरोप है, जो आपने दूसरे डकैतियां मारी, तो उसका क्या है? आपने अपने हिसाब से, मान लीजिए आपने अपना बदला ले लिया था, तो फिर शांति से अपना जीवन व्यतीत करो ना, ठीक है नहीं? तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हत्याओं पे हत्या, हत्याओं पे हत्या करी। सांसद कैसे बनी? उस पे सांसद कैसे बनी? जब ये छूट गई, जब ये दोनों लोग छूट कर आए, तो ये जो मान सिंह यादव है, ये इसी इलाके का व्यक्ति था, और इनके रिलेशन में लगता था, एटा का। हाँ, मतलब ये जो मतलब समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। उसने बाद में पार्टी में पदाधिकारी भी वो बना, और वही माध्यम बना फूलन को वहां मिला के और राजनीति में लाने का। और उसके बाद जो है, जब मुलायम सिंह जी को लगा कि भाई इसका समाज का वोट मेरे साथ जुड़ सकता है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है, तो जाति के आधार बना के कि भाई मेरे को जातीय फायदा होगा, उनको टिकट दिया गया, और वो सांसद बन भी गई मिर्जापुर में, क्योंकि इनके वोट काफी अच्छे थे, और मुस्लिम और यादवों का एक वो मिल गया कोर वोट। अब जैसा आपने भी कहा, मुझे इसकी समझ भी है कि 100 से ज्यादा जातियां हैं जो पिछड़े में आती हैं। हाँ। ठीक है, इनकी जाति क्या थी उसमें? इनकी मल्लाह जाति है। मल्लाह थी। हाँ, जो संजय निषाद जी हैं, ये उस वर्ग से बिलोंग करती हैं, निषाद जाति से। तो निषाद जाति आपने देखा होगा, जिस समय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन को लाए, तो तब उसके साथ काफी अटैच हो गई थी। और मजे की बात यह है कि जिस समय फूलन की हत्या हुई, तो फूलन जो है वो बीजेपी में जाने वाली थी। अच्छा। आप अगर उससे पहले के न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो वो मुलायम सिंह यादव जी से नाराज चल रही थी, और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही थी, और वो जो है बीजेपी में जाने वाली थी, और राजनाथ सिंह जी के संपर्क में थी। तो वो जो है अब बीजेपी में जाने वाली थी, समाजवादी पार्टी को छोड़ के, मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ के। तो हो सकता है ये जो मान सिंह यादव है, मजे की बात है कि इसने इतने बड़े हत्याकांड करे। अभी भेमई कांड में इस साल फैसला भी आ गया है, ये व्यक्ति आज भी फरार है, अभी भी। ये मतलब पुलिस की गिरफ्त में नहीं है मान सिंह यादव जो है।
तो ये क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल हैं कि भाई वो छूट, मतलब समाजवादी को छोड़ मतलब आप देती ये कह रहे हो कि वो राजनीतिक हत्या भी हो सकती है, क्योंकि एक पार्टी ने जिसने उसको इतना उभारा हो, अब वो बीच में छोड़ रहे हो, क्योंकि वो अगर छोड़ती, समाजवादी पार्टी अगर वो छोड़ देती तो उसको लॉस होता पार्टी को, नेचुरल बात है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसीलिए संजय निषाद आजकल जी। तो लोग इतनी फास्ट पार्टी चेंज करते हैं, मतलब कहाँ इसमें ये नहीं, हत्या देखिए की बात आज सोच में रहे हैं। और तब में बड़ा अंतर है। हम्म, आज तो आप किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दीजिए, पब्लिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, और रेप का, इस तरह के मुकदमे आए दिन, रेप का क्या, अश्लील वीडियोस जारी होते रहते हैं आज के समय में। पिछले अगर 10 साल की मैं बात करूं, लेकिन 25 साल पहले, 30 साल पहले अगर इस तरह का किसी का वीडियो बन गया या फिर आप भ्रष्टाचार में फंस गए तो आपका राजनीतिक कैरियर एकदम खत्म हो जाता था। लेकिन आज तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मजे से वीडियो देखते हैं या मजे से देखते हैं कि भाई नेताजी ने तो 1000 करोड़ का भी जाते हैं। हाँ, वो आजकल जो जनता है वो कह रही है अगर नेताजी आपने 1000 करोड़ रुपए का घपला किया है तो अब 50 करोड़ 100 करोड़ इसमें हमें हमें बांट दो जनता को। वो चुनाव के समय बांट भी देता है। आप तिहाड़ जेल में थे? मैं तिहाड़ जेल में था। कहते हैं कि जेल बहुत कुछ सिखाती है जी। और तिहाड़ जेल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या कैसा था वो, मतलब वो 13 साल कैसे काटे आपने, मतलब कैसे रहे उस एक युवा जिसको जेल में डाल दिया एक आरोप लगा के आपके मुताबिक? वो देखो दिन जेल तो जेल ही होती है। हाँ, और तिहाड़ जेल की बहुत हाँ, मैं कहानियां वही सुनी है बता मैंने। रहा हूँ हाँ। कि जेल तो जेल ही होती है, लेकिन तिहाड़ जेल उन जेलों में भी जेल है और एशिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल में मानी जाती है और सख्त है, इसमें नो डाउट। जो प्रदेश की जेलें हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इधर का सिस्टम अलग है, इसलिए उनके मुकाबले ज़्यादा सख्त है और काटनी थोड़ी कठिन है। लेकिन क्या है कि जब आप मन आपका एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई आपको रहना ही है ना, तो वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ही सरलता से आपका समय वहाँ पे व्यतीत हो जाएगा। जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो अब आपने तय करना है कि आपको बीमार होके काटनी है, डिप्रेशन में जाके काटनी है, अपने सेहत को ख़राब करके काटनी है, या फिर अपनी डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट करके अपने उस टाइम को पास करना है। तो हमने अपनी डेस्टिनी मान के उसको टाइम को पास किया। सुना है कि जेल में सब कुछ मिल जाता है पैसे से। देखो, सब कुछ नहीं मिलता लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। सब कुछ तिहाड़ में नहीं मिलता। राज्य की जेल का मैं नहीं बात करूंगा, उसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके बनिस्बत तिहाड़ में कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है। अब बात यह है कि मिलता क्या है ना, मिलता क्या है। तो अब जो आम जनता है, एक्चुअली क्या है कि उनके दिमाग में एक छवि बनी हुई है जेल की कि भाई जो जेल में बंदा है उसको तो रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए, उसको तो बस समझो कि एक काल कोठरी में बस बंद कर देना चाहिए। उनकी अकल कब ठिकाने आती है, जब उनके ही कोई परिवार का बंदा भी कभी फंस जाता है, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हैं, वो कानून की बात करने लगते हैं, वो जेल मैनुअल की बात करने लगते हैं। और प्रैक्टिकली ये बात मैंने देखी है, महसूस की है कि जो महिलाएं ये सुन के कि भाई ये तो जेल में रहा है मुंह बनाती थी, उन्हीं का ही जब परिवार का एक व्यक्ति जेल में फंसा और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और उन्होंने कहा कि उनको तो खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उनको तो जो है ऐसे हो रहा है, तो मैंने कहा कि भाई जेल तो जेल है। पहले तो आप ये सोच रही थी कि भाई जेल में तो खाना रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए, तो जेल में भी एक मैनुअल है। जेल एक अलग दुनिया है जिसका, जैसे जेल के बाहर का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो जेल मैनुअल भी जेल का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें लॉज हैं जो करने हैं और कुछ जो नहीं करने हैं। तो अब इसमें जो कुछ लॉज के अकॉर्डिंगली किसी भी कारण से वो बने हों, जैसे फॉर एग्जांपल भाई नशा नहीं मिलेगा। नशा मतलब ये
ड्रग्स के लिए तो ना बाहर अलाउड है ना अंदर अलाउड है, बट लीगली सरकार जो है वो सिगरेट बेच रही है, बीड़ी बेच रही है, पान पराग, पान तंबाकू बेच रही है। ये कहाँ मिलता है? अंदर नहीं, बाहर बेच रही है। हाँ, बाहर बेच रही है। अब अंदर भी कुछ जेलों में मिलता है आज भी, लेकिन तिहाड़ में इसको किरण बेदी जी ने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो अब बंद कर दिया, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं या बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले, अब वो तो इसको अरेंज करेंगे किसी ना किसी प्रकार से। तो जब वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसी में फिर रिश्वतखोरी भी शुरू हो जाती है, उसी में जो है स्मगलिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ जो जेल के ऑफिशियल्स लोग हैं वो इसको देने में जो है अपना पैसे लेते हैं, और या फिर जो कुछ कैदी जो या अंडर ट्रायल जो लोग होते हैं वो बाहर से लाकर इसको अपना बिजनेस बना लेते हैं कि भाई 20 रुपए का बंडल लाएंगे बाहर से और छुपा के जेल में ले आएंगे, और फिर उसको 20 रुपए के बंडल को जो है 1000 रुपए में बेच देंगे। तो ये उनकी इनकम का एक साधन बन जाता है। इसीलिए समय समय पर मैंने तो ये रिक्वेस्ट करी कि इसको बंद करने से अच्छा है लीगलाइज कर दो। हाँ, लीगलाइज कर दो। अगर समस्या ये है कि भाई हर व्यक्ति फिर खड़ा होकर कहीं पर भी बीड़ी पीने लगेगा या खाने लगेगा, तो आप इसके लिए जो है कि स्मोकिंग जोन बना दो। इतना बड़ा है जेल का प्रेमाइसिस, उसमें एक हिस्सा आप स्मोकिंग जोन बना दो, लोग वहाँ जाएं, अपना बीड़ी सिगरेट जो पीनी है वो पिएं और वापस आ जाएं। उससे क्या होगा, जो जेल में होने वाली रोज़ लड़ाइयाँ हैं, जेल के अंदर जितनी भी झगड़े होते हैं आपस में, तो 90% जो रीज़न है वो सिर्फ ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू है। जेल के अंदर जो करप्शन है, करप्शन का जो 50% है उसके पीछे ये रीज़न है। तो ये करप्शन का, लड़ाई झगड़े का ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी। जो लीगलाइज कर दिया तो वो चीज़ आम रेट पे मिलेगी, फिर उनको कमाई कैसे होगी? हाँ, तो कमाई, वही तो भाई, कमाई मतलब हमें तो रिश्वतखोरी बंद करनी है ना, हमें रिश्वत को बढ़ावा थोड़ी ना देना है। कैंटीन पर तेल, साबुन, बाल्टी, मग्गा, कंघा सब चीज मिलती है। ऐसे ही आप एक स्मोकिंग जोन बनाओ जो कि स्मोकिंग जोन पर ही बीड़ी सिगरेट मिले, बंदा वहां जाए, अंदर पिए और बाहर आ जाए। आपकी बात मानी नहीं? नहीं, हमने तो कई बार ये रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इनकम का साधन है जेल अथॉरिटीज का, और ये बड़ा साधन है। 20 रुपए का बीड़ी का बंडल 1000 रुपए का मिल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा साधन है भाई। इसमें आप ये समझ लीजिए कि निचले जितने भी वो हैं कर्मचारी, उनका ये एक, वरना तो मतलब तनख्वाह के अलावा यही एक अर्निंग है, सबसे बड़ी अर्निंग है। तो वो जब ऊपर के अधिकारी या उससे जो बड़े अधिकारी हैं जो कि अनप्रैक्टिकल लोग हैं भाई, वो तो मान लीजिए जो डीजी हैं या एलजी साहब हैं या उससे जो बड़े लोग हैं, वो तो अनप्रैक्टिकल हैं, उन्होंने तो जेल देखी नहीं है, ना उनका जेल का माहौल है। वो तो क्या कहेंगे, नहीं जी जेल में बीड़ी सिगरेट ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेल में लीगली बीड़ी सिगरेट कैंटीन से लेके लोग पीते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो गई उन जेलों में? क्या वहाँ कैदी नहीं रहते? शराब भी मिलती है? नहीं, शराब देखो, शराब क्या होती है, नशा करती है। तो शराब तो एक प्रॉब्लम, ट्रबल मेकर हो सकती है, इसलिए शराब को अलाउड करना तो मूर्खता है। नहीं मिलती नहीं है। दूसरे हिसाब से देखो, जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हो, जो बड़े लोग होते हो, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, मुझे लगता है मिल जाएगी ना, मिल जाएगी अगर हैवी खर्चा करेगा। और मिल जाती थी। कितना हैवी? ये तो डिपेंड करता है एक्चुअली। क्या है, 500 रुपए की बोतल है। हाँ, तो 500 रुपए की बोतल आप मान के चलो कि कम से कम भी 5-10 हजार में मिलेगी। 10,000 में एक बोतल पे 9,500 का प्रॉफिट। हाँ, किसी कंपनी में नहीं होता। किसी कंपनी में नहीं होता। आप जेल से भाग भी गए थे? हाँ, मैं तो सन 2004 में तिहाड़ से एस्केप हुआ ही था अफगानिस्तान जाने के लिए। कैसे भागे? क्या है कि उस दिन मेरी कोर्ट की डेट थी, तो जो असली पुलिस वाले हैं उनके आने से पहले जो मेरे कुछ साथी थे वो वैसे ही पुलिस की वर्दी पहनकर आए। आपके कुछ साथी? हाँ, बाहर से और वो मुझे लेकर चले गए। कहाँ से भागे आप? मतलब कोर्ट से? नहीं, तिहाड़ जेल से। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि असली पुलिस वाले, नकली पुलिस वाले आ गए, असली वाले आए नहीं? ये तो अलग से फिल्म बन गई पूरी भी। नहीं तो फिल्म बनेगी ना, इसीलिए ऐसा है, हुआ तो ऐसे ही है। क्या है कि भाई असली पुलिस वाले भी तो कोर्ट में पेश करने के लिए किसी भी जो भी लोग जेल में बंद हैं, उनकी एंट्री कैसे हुई अंदर आपके साथियों की? मैं वही बता रहा हूँ। कोर्ट
जेल में जितने भी लोग हैं अपनी कोर्ट डेट पर तो जाएंगे ही ना। हाँ जाएंगे। तो कौन लेकर जाएगा? पुलिस वाले। हाँ। तो पुलिस तो कहीं से आएगी ना। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस के अंदर एक अलग सिस्टम बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है जिसको बोलते हैं विकासपुरी पुलिस लाइन, वीपीएल। तो वीपीएल से ड्यूटी लगती है पुलिस वालों की कि किसको कौन सा जो है वो कैदी को या बंदी को लेकर जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा। तो कम से कम भी डेली आप मान के चलिए 1000 से ज्यादा लोगों की कोर्ट डेट होती है। तो 1000 से ज्यादा लोगों को कई हजार पुलिस वाले चाहिए, तो वो वीपीएल से सब लोगों की ड्यूटी लगती है। तो सभी लोगों को पता होता है भाई आज हमारी कोर्ट डेट है। तो जेल वालों का काम क्या होता है, उनको तैयार करके डोडी, जो एक जगह होती है डीओडी, जो कि फ्रंट गेट के पीछे का हॉल होता है ना, डीओडी जो है, तो वहां पर इकट्ठा करते हैं। और जब वो पुलिस वाले बाहर से आते हैं तो वो नाम बताते हैं, तो वारंट और मुलजिम दोनों को सुपुर्द कर देते हैं जेल अधिकारी पुलिस को। और पुलिस जो है वारंट और बंदी को लेकर कोर्ट में पेश करके फिर वापस लेके आती है। ये प्रोसेस है। ठीक है। तो ऐसे ही वो भी आने थे, तो हमें था कि भाई जब वो आए तो उससे 15-20 मिनट पहले हमारे आ जाएं। तो उसका जो क्रॉस चेक करने का तरीका था वो हमने देख लिया था, भाई ये लोग नहीं करते हैं। अच्छा, है ना। अदरवाइज तो क्रॉस चेक करने का एक प्रोसेस है कि भाई वो जो है वीपीएल में कॉल करेंगे और जो गारद लगी है ना, जो ड्यूटी जिन जिन की लगी है उसका एक जो है पेपर होता है, तो उस पेपर को वो चेक करेंगे पुलिस लाइन से। बट वो लोग करते नहीं थे तब। अब आपने मतलब इसको आपने समझ लिया था कि ये करते नहीं है। हाँ, करते नहीं है। तो वो थोड़ा आलस कर देते हैं। तो अब तो करते होंगे खैर। तब नहीं करते थे। ठीक है। तो बस फिर वो, तो आप भाग गए वहां से? हाँ, मैं निकल गया। फिर निकल गए। हाँ। भाग के कहाँ गए? सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया। अच्छा, और बाय रोड? हाँ, बाय रोड। हाँ। तो उससे पहले मैंने एक पासपोर्ट, मेरा इंतज़ाम हुआ संजय गुप्ता के नाम से। अच्छा। झारखंड, रांची से। और उस पासपोर्ट पर मैंने पहले तो मैंने बांग्लादेश में जब मैं चला गया तो पहले मैंने वहीं से ट्राई किया, कहाँ? अफगानिस्तान जाने के लिए। ओके। फिर जब मुझे वहाँ पर उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर मैंने मुंबई में काउंसलेट था अफगानिस्तान का, वहाँ से वीज़ा हासिल किया। तो शुरू में मुझे 14 दिन का वीज़ा मिला। ठीक है। और आप फरार थे जेल से? हाँ, मैं फरार था तब। ठीक। तो उस वीज़ा को और उस पासपोर्ट पर फिर मैं दोबारा से बांग्लादेश गया। और इस दौरान मैंने बांग्लादेश आप बाय रोड ही गए और वहाँ से आपने फ्लाइट ली? हाँ, बिल्कुल। ओके। बांग्लादेश में मैंने एडमिशन भी ले लिया था एक कॉलेज में, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपने आप को छुपा के रखना था थोड़े दिन। तो एक नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स में वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। तो मैं वहाँ पे रहा फिर काफ़ी समय। और पहले मैं कोशिश करता रहा कि किसी प्रकार से यहाँ से मेरा बंदोबस्त हो जाए। उसके लिए बल्कि मैं एक बार जो है पाकिस्तान एम्बेसी में भी गया। तो उनको जब शक हो गया बाद में कि भाई ये वो व्यक्ति नहीं है जिस नाम से इसका पासपोर्ट है, तो उनको फिर पता भी चल गया कि भाई ये तो शेर सिंह राणा है जो कि तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ है। क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ, तो आदमी सोचेगा यार ये मतलब इंडियन व्यक्ति है ऐसे देशों में क्यों जाना चाह रहा है। तो जब उनको पता चल गया फिर वो मुझे बल्कि ऑफर देने लगे, कहने लगे कि अरे भाई पाकिस्तान में रहो आराम से, आपके बहुत लोग रहते हैं आपके देश के, और आपको बिजनेस भी करवा देंगे वहाँ पे। तो मैंने उनको कहा तुम तो बम फुड़वाते हो भाई। तो कहने लगे नहीं नहीं, सबसे नहीं फुड़वाते। मैंने कहा सबसे नहीं फुड़वाते, लेकिन भाई हमने नहीं रहना तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे से कोई लेना देना। तो फिर खैर हॉट टॉक हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो भाई वो तो एजेंसी है, मतलब पूरा एक सिस्टम है, मैं तो साधारण व्यक्ति था। तो मैंने वो बातचीत जो है ख़त्म करके मोबाइल ही तोड़ दिया, बल्कि वो जिससे ट्रेस भी ना कर पाएंगे, क्योंकि धमकी भी देने लगे थे कि वहीं भिजवा देंगे तिहाड़ में दोबारा से। फिर मैं जब यहाँ से नहीं इंतज़ाम हो पाया तो इधर से वीज़ा लेकर फिर मैं वाया ढाका से मैं गया दुबई। तो काम एयरलाइंस तब चलती थी, उसकी फ़्लाइट थी वीकली 2 टाइम्स। तो उससे फिर मैं काम एयरलाइंस से गया काबुल। और फिर जब काबुल पहुंच गया
तो फिर मैंने खोजबीन स्टार्ट करी कि भाई कहाँ पे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी मिट्टी समाधि कहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए जो पहली मेरे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि भाई इनकी जो समाधि है वो कंधार में है। अच्छा। तो मैं नेक्स्ट डे ही जो है कंधार पहुंच गया, बाय रोड। हाँ बाय रोड। तो कंधार पहुंच गया। पहले मैंने सोचा बाय एयर जाऊंगा, लेकिन वहाँ बाय एयर जाया नहीं जा सकता था। अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट था काबुल का, जो कि पब्लिक के लिए ओपन था। कंधार का जो एयरपोर्ट था, जो हमारा कंधार हाईजैक हुआ था प्लेन, तो तभी मुझे पता चला था भाई कंधार में है, ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन थी। तो कंधार में जाके मैंने खोजबीन करी, मिली नहीं वहाँ पे। फिर मैं वापस काबुल आ गया। फिर मैं गजनी गया, हेरात एक जगह है ईरान बॉर्डर पर, वहाँ पर गया, और भी कई जगहों पर गया अफगानिस्तान की। और करीब 1.5 महीने तक मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप ढूंढता रहा कि भाई मुझे जो मोहम्मद गौरी हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिले या इनके पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, तो मिली नहीं। करीब 1.5 महीने के बाद जो है ये हेरात में एक था इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, तो पहली जानकारी मुझे वहाँ से मिली। और फिर दूसरी जानकारी एक प्रोफेसर साहब थे उनके द्वारा मिली, और जानकारी ये मिली कि गजनी के पास एक जगह है देयक। देयक के अंदर जो है वो शहाबुद्दीन गौरी, जिसको हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उनकी कब्र है वहाँ पे। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसा हमने सुना था वैसा ही मैंने पाया कि जो गौरी थे उनकी कब्र एक मुसल्लम के अंदर रखी हुई थी, और जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्रबरदाई थे उनकी जो 2 समाधियाँ थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, कच्ची, और वो उनके पैरों की तरफ थी। और जो भी लोग जियारत करने के लिए अंदर जा रहे थे गौरी के कब्र पे, तो वो लोग जो है अपने जूते चप्पल वहीं पे उनके मिट्टी वाली कब्र के ऊपर उतार के, पृथ्वीराज जी और चंद्रबरदाई जी के ऊपर, और तब वो जियारत कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने वीडियो भी शूट किया इसका, जो कि यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो करके अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो। ठीक है। तो फिर मैंने कोशिश करी भाई इसको कैसे खुदाई करके वापस लाया जा सकता है। तो इसके लिए भी अनेक प्रयास भी किए, अनेक जो है तरीके भी अपनाए, सब तरीके फेल हो गए। तो फिर लास्ट में जो है मुझे चोरी करनी पड़ी। तो मैं एक रात वहाँ पे गया और रात को जो है उसकी खुदाई करी, और खुदाई करके जो है इनकी जो मिट्टी और जो दूसरा जो सामान था वो जो वहाँ से लाना संभव था उसको लेकर वापस भारत आया। अच्छा जी। ये कब की बात है? ये सन 2005 की बात है। ओके। फिर आप पकड़े कैसे गए वापस, या खुद सरेंडर किया था? देखिए मेरी जो मेरा एक्चुअली क्या है, अरेस्टिंग कम सरेंडर है। नहीं, मुझे किसी ने बताया कि हाँ वही मैंने पढ़ा कि आप अखबार के कारण पकड़े गए थे। नहीं, मैंने बताया कि वो अरेस्टिंग कम सरेंडर है। अरेस्टिंग करने वालों की निगाह में अरेस्टिंग है, और सरेंडर करने वाले की निगाह में सरेंडर है। कैसे? ऐसे कि देखो पुलिस तो सन 2004 से ही बहुत पूरी ताकत से पीछे लगी हुई थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। पकड़ इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके काम करता था। अगर मैं इंडिया आता था या इंडिया में कहीं जाता था तो बहुत ही मतलब चौकन्ना रहता था। लेकिन जब मेरा ये काम हो गया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी का लाने का, जिस पर्पस के लिए मैं तिहाड़ जेल से फरार हुआ था, तो जब ये काम हो गया तो मेरा कोई और काम बचा नहीं था। तो उसके बाद जो है मुझे मतलब मैंने ये मन बनाया। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे ऊपर एक उस समय एक थोड़ा प्रेशर था। जो मेरे टच में थे कुछ अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लोग, उनकी ऐसी इच्छा थी कि भाई मैं अब क्राइम की लाइन में जाऊं और क्राइम करके पैसे कमाऊं और उनको भी कमा के दूं। तो अंडरवर्ल्ड के लोग आपको जेल में मिले थे? मतलब जेल से ही संपर्क था और बाहर भी वो संपर्क बना रहा। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि भाई मैं अब कुछ काम उस लाइन में करूं, लेकिन मन से मेरा ऐसा मन नहीं था। तब मैं जब शुरू में मिला, मतलब शुरू में जब बातचीत हुई, तो तब उन्होंने जब ये इच्छा रखी, तो तब तो मैंने ये कहा कि भाई पहले मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, अपना जिस काम के लिए आया हूँ वो काम निपटाऊंगा। तो जब वो काम हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब शुरू करते हैं।
तो अब मैं कोई बहाना क्या मारूं? तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि भाई या तो मैं उनकी बात मान के क्राइम लाइन में जाऊं, जिस प्रवृत्ति का मैं हूं नहीं, तो फिर अब दूसरा था कि भाई मैं जो है लॉ को फेस करूं और जो भी मेरे जेल में जो टाइम लिखा है लीगली मैं जेल से बाहर आऊं। तो उसके लिए तो दोबारा मतलब अरेस्ट होना पड़ेगा आपको। तो अब आप किससे मतलब संपर्क कैसे करेंगे? भाई आप ऐसे ही तो फोन नहीं मिला देंगे ना किसी को। अब आपने ऐसे ही फोन मिला दिया, पता लगा किसने पकड़ लिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है आपको। तो आप जो है उसके लिए एक मतलब रोड तैयार करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे ना। तो हमने अपनी तरफ से एक रोड मैप बनाया और सामने वालों ने तो भाई अपनी मेहनत करके अरेस्टिंग करी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं फ्रिक्वेंटली जो काम पिछले 2.5 साल से नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि अगर मैं एक ही एसटीडी से बार बार टेलीफोन करूंगा अपने घर पर, तो मुझे फ्रॉम द फर्स्ट डे पता है कि मेरे घर का फ़ोन नंबर ट्रेस करती है पुलिस। अब मैं मान लीजिए फ़ोन कर रहा हूँ अपनी माता जी से, आधे आधे घंटे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि 4-5 दिन बाद पुलिस जो है इस बूथ पर आ जाएगी। तो जो काम 2.5 साल से नहीं करा वो मैं तब कर रहा हूँ ना। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आ जाओ अब। नहीं, तो आपने क्या किया था? फ़ोन किए थे? हाँ, मैं टेलीफोन बूथ पर ही था, तो टेलीफोन बूथ से ही अरेस्ट किया गया था। कि उससे कितने दिन लगे आपको वहां तक आने में पुलिस को, जब आप पुलिस तो क्या है कि जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर शुरू से ही घात लगा के बैठी हुई थी। और आपको बता दूं, मेरी जो अरेस्टिंग करने वाली जो टीम है, ये भी इंडिया की टॉप मोस्ट पुलिसिंग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं। बहुत समझदार, बहुत ब्रिलियंट, उनकी काबिलियत का कोई वो नहीं है, सानी नहीं है। उनके पास सिस्टम भी बहुत है ना। तो अब वो लोग तो बहुत समय से लगे हुए थे ना, जहाँ जहाँ पर भी मेरी छाप मिल रही थी। जैसे रांची में मेरा पासपोर्ट बना था, तो रांची में वो जैसे टीम के 10 लोग रांची में हैं, 10 लोग बॉर्डर पे हैं, 10 लोग जो है जो मान लीजिए जो कोलकाता का जो शहर का हिस्सा है वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो वहाँ मान लीजिए 20 लोग हैं। तो इस तरीके से 50-100 लोगों की टीम थी जो अलग अलग जो है वो वर्क कर रही थी। तो इसी में ही जो है। तो आप जिस पीसीओ से आपने फ़ोन किया अपने घर पे, वो पीसीओ कहाँ पे था? कोलकाता में था जी। कितने दिन आप उसमें फ़ोन करते रहे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? 4-5 दिन। 4-5 दिन। उसके बाद वहाँ पुलिस आ गई। हाँ, यानी आपने वो जानबूझ के किया, कुल मिला के कह सकते हैं। हाँ। ये जो आपने बात की पृथ्वीराज चौहान जी की, मिट्टी की, ये आपके दिमाग में कब आई? क्या जेल में थे तब आई, या उससे पहले की, या आपका कोई एक वो थी, इच्छा थी? और इसका फिर आपने क्या किया? आप मिट्टी ले आए हिंदुस्तान जी। क्या किया फिर आपने उसका? देखिए, ये मेरे मन में थी कब से? मतलब एक जो शुरुआत है, मतलब जो जानकारी है, वो जानकारी तो मुझे तब मिली जब हमारा जो प्लेन था वो हाईजैक हुआ था, जिसको कंधार हाईजैक बोलते हैं। तो जो उस समय के विदेश मंत्री जी थे जसवंत सिंह जी, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उन्होंने दी थी। इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी इस बार रिगार्डिंग दिस, तो वो दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जब अटल बिहारी आपने पढ़ा मीडिया के माध्यम से? हाँ, ठीक है, मीडिया के माध्यम से। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब खुद विदेश मंत्री थे तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी थी कि मैं गजनी जाना चाहता हूं और गजनी जाकर ये देखना चाहता हूं। तो वहां पे तब उनको अलाउड नहीं किया था और ये दुख उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार बोला भी था। अब ये सब चीज हमने देख रहे थे, समझ रहे थे, है ना। लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल में चला गया तो कुछ जो सामाजिक संगठन है और विशेषकर जो आरएसएस है, तो वो इस पर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था, क्योंकि ये एक मुद्दा था देश के इज्जत के सवाल का। तो कोई भी जो सामाजिक संगठन है वो इस पर आंदोलन कर रहा था कि भाई ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का अपमान है ये गलत है और इनकी मिट्टी, इनकी समाधि भारत सरकार को वापस लानी चाहिए। तो इसी तरह के 1-2 प्रोग्राम्स जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़े जब मैं जेल में था, तो एक में तो अमर सिंह जी और जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हैं, तो उन लोगों ने मिलके वो कंबाइंड प्रोग्राम किया था गुड़गांव में। उसकी खबर मैंने पढ़ी थी। और
जिस खबर से ये सब मेरे दिमाग में आया, तो एक जो है आरएसएस ने और कुछ साधु संतों ने जो है एक दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और भारत सरकार को ज्ञापन दिया था कि भाई ये पूरे देश का अपमान है, इनकी समाधि को सम्मान के साथ वापस लाना चाहिए सरकार को। तो जब ये मैंने अखबार में पढ़ा तो जेल का माहौल ये था कि हम सारे लोग मिलके अखबार एक साथ पढ़ते थे। तो मेरे साथ उस समय 2 तालिबानी टेररिस्ट भी थे, गयूर खान और ताजा खान उनका नाम था। तो ऐसे अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने कहा भाई गयूर भाई, ताजा भाई, अब देखना हमारी सरकार इसको ले आएगी। मैंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट है और आरएसएस जैसा सामाजिक संगठन जब ये डिमांड कर रहा है तो आरएसएस के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, तो अब ये इसको वापस लेकर आ जाएंगे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई राणा जी, जब पीछे 800 साल में कोई नहीं ला पाया तो अब आपकी सरकार कैसे ले आएगी? तो मैंने कहा ले आएगी। तो कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, ये तो हम पठान लोग हैं जो आपके देश में आके कुछ भी कर सकते हैं वहां से, और आप लोगों के बस का ये काम नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई चलो, अगर सरकार नहीं लाएगी ना तो जैसे आप उधर से आते हो मैं उधर चला जाऊंगा, मैं ले आऊंगा। तो कहने लगे कि हंसने लगे, कहने लगे कि चलो वहां तो जाओगे, नहीं जाओगे, कब जाओगे, पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दो। हमें यहाँ इतने साल हो गए और ये 20-20 साल से बैठे हैं, ये तिहाड़ से नहीं निकल पा रहे, तो आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दो। अफगानिस्तान जाने की तो बात बहुत दूर की है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि चलो तिहाड़ से भी निकलूंगा और अफगानिस्तान भी जाऊंगा। अब क्या है, जब ये एक्चुअली क्या है, ईश्वर की इच्छा थी। ये जो मेरे मुंह से निकला, मैंने कोई दिमाग बना के या कोई ऐसे प्लानिंग से नहीं कुछ बोला, ये मेरे डेस्टिनी में था। अब वो मुंह से निकल गया, अब वो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। अच्छा, जेल ऐसी जगह नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया तो अगले दिन से आप गायब हो जाओगे। हाँ भाई वहीं रहना है, वहीं रहना है 10-10 साल वहीं रहना है। तो अब क्या है कि अगले दिन से जो है वो अपना मेरे सेल के सामने आए, अरे राणा जी यहीं हो आप? तो हम तो सोच रहे थे तिहाड़ से निकल भी गए होंगे, अब तक तो आप अफगानिस्तान पहुंच गए होंगे, कंधार पहुंच गए होंगे। फिर मजाक बनाने लगे, राणा जी जब वहां पहुंच जाओ ना तो अनार खाना, अनार ले आना मेरे लिए भी, है ना, मतलब इस तरह के मेवे खाना, कटाक्ष कर रहे थे। हाँ। तो फिर जो मेरा मतलब जो मेंटली मैं जो हूँ उसके लिए प्रिपेयर्ड होने लगा कि मैं जाऊंगा। हाँ, तो मैं अब जाऊंगा। और फिर तो जब मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो आप यकीन कीजिए कि मेरे को रात को जब मैं सोता था, रात को सोने से पहले हर आदमी क्या है कि सोचता है, विचार करता है ना, तो मैं भी जैसे सोचता था कि मैं वहां पहुंच गया, तो मुझे जो सोच में वो दिखती थी और जब मैं वहां गया तो वो वैसी ही थी। अच्छा, स्थान भी वैसा ही था जो मैं इमेजिन किया था, जो इमेजिनेशन में करता था सोते हुए। और फिर ये सब रास्ता बन गया, जेल से भी निकला, जेल से निकल के अफगानिस्तान भी पहुंचा और फिर वो पर्पस भी हल करा, खुदाई भी करी, मिट्टी भी लाया वहां से और उसको गंगा जी में, हाँ मैंने उसका कुछ जो पार्ट था उसको, कुछ पार्ट को तो गंगा जी में विसर्जन कर दिया और जो दूसरा हिस्सा था उसका जो है क्षत्रिय महासभा वालों को वो मैंने सुपुर्द कर दिया था। तो क्षत्रिय महासभा वालों ने एक स्मारक के रूप में एक चबूतरा बना दिया था। उस चबूतरे में वो सब सामान, कहाँ पे? ये बनाया तो था जिला मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको हम शिफ्ट करें, क्योंकि वो क्या है कि बहुत ही ना इंटरनल एरिया पड़ जाता है, कहीं सेंटर में ले, हाँ लोग वहां पे जाके दर्शन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो ऐसा विचार बन रहा है। जी। क्या आप अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद से जेल से निकलेंगे? नहीं, देखो ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए तो मैं सिर्फ अगर एक मददगार मानता हूँ किसी को तो वो वन एंड ओनली गॉड है, भगवान है, और मेरी किस्मत है, मेरी डेस्टिनी है। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई थी इसके लिए भी और हर प्लानिंग किसी किसी कारण से फेल हो गई थी, और ये जो प्लानिंग जिसमें सक्सेस मिली ये देखने में इतनी सिंपल है, इतनी कूल है नहीं, और एक व्यक्ति के खरोच भी नहीं लगी।
ना हमारे किसी व्यक्ति के लगी, ना जो हमारे अपोनेंट हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस वाले हैं, या जिससे भी वास्ता पड़ा, ना तो उनको कोई प्रॉब्लम हुई, ना तो हमें कोई प्रॉब्लम हुई। ये ऐसे हुआ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गेट निकल के बाहर चले गए थे ना, किसी को कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे ही जो है बस गेट खुला और मैं बाहर आ गया, ऐसे हो गया। लेकिन वो प्रभु की इच्छा थी। मैं आज भी दिल्ली तो मैं फ्रिक्वेंटली आता हूँ, तिहाड़ जेल के सामने से भी जाता रहता हूँ कभी कभी। तो मैं जब भी वो दीवारें देखता हूँ वहाँ की, तो मैं खुद ये क्वेश्चन अपने आप से करता हूँ, यार शेर सिंह कैसे यहाँ से निकल गया। तो मैं बिना किसी डाउट के, मुझे क्लियर है कि मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं वहाँ से निकल जाता। ये मेरी डेस्टिनी थी। और ये जो फूलन देवी का हत्या का मुझ पर आरोप लगाया, मैं तिहाड़ जेल पहुँचा, तो मैं आज इस बात को स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि वो भी मेरी डेस्टिनी थी। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझ पर वो आरोप ना लगता तो मैं तिहाड़ जेल ना आता, और मैं तिहाड़ जेल ना आता तो ऐसा दुस्साहस इसको बोलेंगे आप कि तिहाड़ से निकलकर अफगानिस्तान जाना, शायद वो मैं ना कर पाता। तो ये भगवान ने मेरी डेस्टिनी लिखी थी। अदरवाइज तो मैं, ईश्वर ने मेरे को एक अच्छे फैमिली में जन्म दिया, मेरी अच्छी एजुकेशन है, मैं अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, स्कूलिंग हुई मेरी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से करी। तो हर चीज़ मेरी तो बहुत बढ़िया थी। जेल का दूर दूर तक भी कोई इमेजिनेशन नहीं था मुझे या परिवार को। लेकिन मेरे भाग्य में लिखा था भाई जेल भी काटनी पड़ेगी। उस जेल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई लाइफ में। मेरे फादर साहब का देहांत हुआ, तो हम लोग 3 भाई हैं। तो ड्यू टू दिस केस मैं अपने फादर साहब का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, क्योंकि तब मैं अफगानिस्तान में था। और हमारी करोड़ों रुपए की जो है ज़मीन जो है इस केस की वजह से मेरी बिकी है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ इसकी वजह से। मुझे बहुत ज़्यादा जो है पारिवारिक लॉस हुआ। भाई उस समय मैं, शादी की उम्र थी मेरी, है ना। तब शादी नहीं हुई थी? हाँ, तब नहीं हुई थी, है ना। तो क्या है कि लाइफ में एकदम यू टर्न आ गया था। कहाँ तो मैं एक सबसे एलिजिबल बैचलर था कि भाई अच्छा परिवार है, सुंदर लड़का है, हर चीज़ बैकग्राउंड बढ़िया है ना, और एक अच्छी लाइन में जा रहा है। और कहाँ जो है मैं अगले दिन जो है तिहाड़ की कोठरी में बंद था, ज़मीन पे सो रहा था, और हार्डेस्ट क्रिमिनल्स या टेररिस्टों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा था। तो एकदम से यू टर्न हुआ। और जब इतने बड़े यू टर्न लाइफ में होते हैं ना, तो मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े यू टर्न आपकी लाइफ में हो, तो कभी आप उससे विचलित मत हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। वो आपकी डेस्टिनी होती है, और वो ईश्वर की बनाया हुआ बात होती है। वो करवाता है। हाँ, वो करवाता है। इसलिए जब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं तो टेंशन mत लो। तो इसीलिए हम भी टेंशन नहीं लेते। कहना आसान है। हाँ, कहना, देखो 13 साल जेल में, जेल से भागना, देखो ये बात तो एकदम परफेक्ट है। बट मैं तो जो भागवत गीता है मैंने कई बार पढ़ी है, और मैं श्री कृष्ण जी के उस रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। पूरा तो नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा तो अच्छा संत नहीं कर पाता, तो मेरी तो क्या हैसियत है। लेकिन जो उसमें है कि भाई आप वर्तमान में रहो, वर्तमान में जो रहेगा तो उसकी 90% दिक्कतें खुद ही खत्म हो जाएंगी। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, कल का भी, पीछे का भी। अगर मैं मान लो तिहाड़ के लिए सोचने लग जाऊं, पीछे का सोचने लग जाऊं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं लाइफ में। अब मैं उसको सोचने लग जाऊं तो मेरे तो ये काले धब्बे आ जाएंगे, नींद आएगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन तो, इतना कुछ होने के बाद काले धब्बे हैं नहीं आपके। तो वही है ना, प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण जी के उस पर चलते हैं। शादी कब की फिर आपने? शादी मेरी 2018 में हुई। अच्छा। जब मैं 2016 में छूटा मैं, और 2018 कितनी आयु तब मेरी रही होगी 40 के आसपास। 40 के आसपास। नहीं, पहले बताइए कि आप आज की जो आपकी जो राजनीतिक पार्टी है जी, वो कहाँ काम कर रही है? मैं आपकी कहानी के बाद में आऊँगा। जी। किस राज्य में आप काम कर रहे हो? जी।
कौन सी विचारधारा आपको प्रभावित करती है जी? और क्या चुनाव लड़ने की सोची आपकी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरेगी? जी, सबसे पहले हमारी जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आरजेपी। और इसको हमने 2019 में रजिस्टर्ड करवाया चुनाव आयोग में, और रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग हरियाणा में चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़े, और लोकसभा का चुनाव भी लड़े। हरियाणा में हमारा इनेलो से गठबंधन रहा चौटाला साहब से, और लोकसभा चुनाव भी हमने गठबंधन में ही लड़ा था। 2 सीट हमें वहाँ पर मिली थी, रोहतक लोकसभा और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा। बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, 24 सीटों पर आरजेपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें कुछ सीट पर हमारा तीसरा नंबर तक भी आया था। तो अभी तक हम किसी सरकार में हिस्सेदार नहीं बन पाए हमारी पार्टी, बट चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं लगातार, जो एक राजनीतिक दल का धर्म है। और जो आइडियोलॉजी की आपने बात करी कि भाई किस आइडियोलॉजी से हम काम करते हैं, तो हमारा पार्टी के 2 नारे हैं। पहला नारा है कि हम ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इसके जो विस्तार है मैं अभी जाऊंगा। और दूसरा इसमें नारा है अपना घर अपना झंडा, मतलब हमारा घर और हमारा ही झंडा हो तो हमें जल्दी और ज़्यादा तत्परता से न्याय मिलेगा, जो हमारे हक हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो जो मैंने आपसे कहा कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को हमारा अधिकार छीनने देंगे। तो जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पिछले आपने शुरुआत करी कि जो 80 के दशक की या 90 के दशक की जो राजनीति थी, तो हमें उस पर ही जाना ज़रूरी हो जाता है। हम सन 90 के बाद की जब राजनीति को देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हमें ये दिखता है कि सन 90 के बाद से बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। और उसका कारण क्या है? चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो बिहार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और उसके बाद ना जाने कितने, अभी आज के समय में तो अपना दल है, अपना ये आरएलडी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अनेक राजनीतिक दल हैं। तो आप जब इसके गहराई में जाएंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो 90 से पहले 2 राजनीतिक दल थे देश में, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपर हैंड थी, सरकार सत्ता में थी, तो बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, जनता पार्टी के रूप में भी प्रयास किया, और फिर जब जनता पार्टी से नहीं बना तो फिर बीजेपी में वो कन्वर्जन हुई, और बहुत प्रयास किया कि वो कांग्रेस को हटाएं। और जो कांग्रेस का जो कोर वोट था वो कौन था? वो था मुस्लिम, दलित और पिछड़ा, जो आज पीडीए जिस पीडीए की बात करते हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, वो जो पीडीए है वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था। और बीजेपी को शुरू से ही आप देखेंगे कि जो जनरल कास्ट है वो उसका कोर वोट बैंक रही है। आज भी बोला जाता है, और पीछे तो बहुत ज्यादा उसको बोलते थे कि ये तो लाला बनियों की पार्टी है। आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो इन्होंने कोशिश करी कि कांग्रेस के अंदर से जो दलित और पिछड़े समाज के भाइयों का वोट है वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ आए, चाहे वो हिंदू का नारा देकर आए या किसी प्रकार से आए, और देश की जो सत्ता है वो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस के पास ऐसे परिवर्तित होकर चलने लगे। लेकिन जब बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो बीजेपी ने सन 90 के आसपास एक राजनीतिक चाल चली, और उसके तहत जो है दलित समाज के और पिछड़े समाज के कुछ नेताओं के ऊपर अपना हाथ रख के, बैक से उनको सपोर्ट करके उनके नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण करवाया। और उसी की उपज है बसपा, उसी की उपज है समाजवादी पार्टी, उसी की उपज है आरजेडी। तो जब ये राजनीतिक दल बने तो बसपा ने उत्तर प्रदेश का सारा जो दलित समाज का वोट था वो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। समाजवादी पार्टी ने या उसके जैसे जो बाद में राजनीतिक दल बने, उन्होंने अपने जाति और वर्ग का वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और जब मुसलमान भाइयों ने देखा
कि भाई अब तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा वोट बचा नहीं है हमारे अलावा, तो वो भी जो है, जो पार्टी बीजेपी को हराने में उनको सक्षम दिखी, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी, वो भी उसको सपोर्ट करके वोट देने लगे। तो कांग्रेस आ गई 0 वोट पर। तो बीजेपी ने इस षड्यंत्र या राजनीतिक समझ से पीछे रहकर ये क्षेत्रीय दलों का निर्माण करवाया। अब कुछ राज्यों में परिस्थितियां ये बनी कि ये क्षेत्रीय दल इतने ताकतवर बन गए कि ये बीजेपी से भी सत्ता छीन के अपने पास ले आए। तो जब, क्योंकि शुरू में बीजेपी का मकसद था सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक को तोड़ के कई राजनीतिक दल बनाना, तो जब उसमें उनको सफलता मिल गई कई राज्यों में, तो फिर इन्होंने दूसरे स्टेज पर काम किया कि जो क्षेत्रीय दल बड़े मजबूत स्थिति में हो गए हैं, उनके अंदर से भी जो पिछड़े समाज की जो पार्टी अपने आप को बोलती है, पिछड़ों में भी क्योंकि 100 जातियां हैं, तो उसके अंदर से भी उन्होंने अलग अलग जातियों को के नेताओं को थोड़ा सा आर्थिक रूप से और दूसरे प्रकार से हेल्प करके उनके भी राजनीतिक दल बना दिए। और उसी का नतीजा है कि आज अपना दल एक अलग पार्टी है, और संजय निषाद जी की निषाद पार्टी है ना, ओपी राजभर जी की पार्टी है, और ऐसे अनेक दल बन गए। और ये जो छोटे छोटे दल बनाए, क्योंकि ये इतने सक्षम नहीं थे जितने पहली स्टेज पर बने थे समाजवादी पार्टी जैसे, कि ये अपने दम पर बहुत ज़्यादा एमएलए बना लें या सरकार बना लें, तो इनको बचाए रखने के लिए, इनको सहारा दे के रखने के लिए बीजेपी ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया एनडीए में, और एनडीए बनाकर इन सब को अपने साथ शामिल कर लिया, जिससे कि ये जो छोटे छोटे जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हैं, इनकी रोजी रोटी चलती रहे और ये उस वोट बैंक को अपने तक सीमित रखें। क्योंकि अगर ये पार्टी आज भी खत्म हो जाए, अगर संजय निषाद जी की निषाद पार्टी खत्म हो जाए, तो निषाद वोट वापस चला जाएगा समाजवादी के पास, और अगर समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए तो मुसलमान वोट और दलित पिछड़ा वोट वापस चला जाएगा कांग्रेस के पास। तो ये पूरी चेन है। तो जब तक संजय निषाद जी की पार्टी जिंदा है तब तक समाजवादी नहीं आ सकती सत्ता में, और जब तक समाजवादी जिंदा है तब तक कांग्रेस नहीं आ सकती। तो अब सबसे निचली चेन को जिंदा रखना जरूरी है, जिनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि समाजवादी की डिमांड ज्यादा है तो वो पूर्ति तो बीजेपी कर नहीं सकती। लेकिन बेचारे संजय निषाद जी को या अपना दल को क्या चाहिए, 2 सीट दे दी, 4 सीट दे दी, उनको मंत्री बना दिया और उनको कहा कि तुम खा कमा लो, मजे लो, अपने समाज को भी थोड़ी लॉलीपॉप देते रहो। तो दुर्भाग्य ये है कि जो देश की जो आज राजनीति स्थिति है, वो जाति के आधार पे ये जो राजनीतिक दल बने हैं, ये कभी कभी ब्लैकमेल करके, जो बीजेपी जो एनडीए का सर्वे सर्वा है, उसको ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में बहुत सारी योजनाएं ले लेते हैं, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, स्वर्ण जाति जो है। तो जब हमने देखा कि हम बीजेपी को डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जातीय आधार पर बने हुए हैं, वो बहुत सारे ऐसे कानून हमारे खिलाफ बनवा देती है, जबकि हमारे लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार तो हमारी है, लेकिन हमारी ही सरकार में हमारे खिलाफ कानून बनते हैं। तो जब हमने इस बात को महसूस किया कि इसका कारण क्या है, कारण है कि आज मान लीजिए 38 पार्टियों का एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो वो जो 37 पार्टियां हैं वो बीजेपी को ये चैलेंज देती हैं। जब बीजेपी का नेता मोदी जी जब ये बोलते हैं कि हमें राम मंदिर बनाना है, तो वो 37 पार्टियां बोलती हैं कि बनाइए। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें तो राफेल विमान खरीदने हैं या F-16 खरीदने हैं अमेरिका से, तो वो कहते हैं खरीदिए आप। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हम तो बढ़िया सड़कें बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बनाइए आप। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि भाई मैं 1 लाख वजीफे देना चाहता हूँ देश के बेरोजगार युवाओं को, तो तुरंत ही जो है अनुप्रिया पटेल जी बोलती हैं, मोदी जी इस 1 लाख में 10,000 तो हमारे समाज को देने पड़ेंगे। संजय निषाद जी बोलते हैं जी 5,000 हमारे समाज को देने पड़ेंगे। रामविलास पासवान जी और अब चिराग पासवान जी बोलते हैं जी इसमें 10,000 तो हमारे समाज को देने पड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी कहानी बताते हैं, रामदास अठालवे जी अपनी बताते हैं। तो क्या होता है कि वो 1 लाख वजीफे या कोई योजना जो भी होती है, वो भी सारे के सारे कब्जा लिए जाते हैं इनके द्वारा, और हमें सिर्फ झुनझुना मिलता है कि देखो सड़क कितनी अच्छी बन गई है। लेकिन सड़क पर क्या सिर्फ हम चलते हैं?
हमें झुंझुना दिया जाता है कि मतलब हमसे आपके मतलब अपर कास्ट से है? हाँ बिल्कुल, अपर कास्ट से। तो हमें सिर्फ झुंझुना मिल रहा है। तो हमने इसीलिए एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण किया कि हम चाहे एनडीए का हिस्सा बने, चाहे यूपीए का हिस्सा बने, इंडी गठबंधन का हिस्सा बने, तो जब बात वो करेंगे कि हमें मंदिर बनाना है तो हम कहेंगे मोदी जी बनाइए। जब वो कहेंगे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो हम कहेंगे करिए। जब वो कहेंगे कि अच्छे सड़कें बनानी है तो हम कहेंगे बनाइए। लेकिन जब वो कहेंगे कि अब ये 1 लाख नौकरियां हम या योजना हम बना रहे हैं इस काम के लिए, तो हम कहेंगे इसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। तो इसीलिए हमने नारा दिया कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। भाई आप इनका भी अधिकार दीजिए, ये जो आपके साथ क्षेत्रीय दल जो जाति के आधार पर बने हैं उनको भी दीजिए, लेकिन हमारा क्या, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार हमें मिलना चाहिए। ठीक है राणा जी, मैं तो समझ इस गया लाइन पर हमने आरजेपी का निर्माण किया। ये कह रहे हैं कि अपर कास्ट की लड़ाई आपको लड़नी है, उनका अधिकार जो सरकार नहीं दे पा रही है उसके लिए आपकी पार्टी आगे संघर्षरत रहेगी। देखिए मैं बिल्कुल, लेकिन इसमें सिर्फ स्वर्ण जाति के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। वही तो वंचित है ना आपके हिसाब से? नहीं, वंचित बेचारे पिछड़े और दलितों में भी हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं या जिनकी इतनी संख्या नहीं है कि वो बना पाए, तो उनके वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमारे साथ आए। क्यों आए? जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी नारा देते हैं पीडीए का, कहते हैं हम समाजवादी पार्टी समझ लीजिए पिछड़ों की एक दुकान है। मुलायम सिंह यादव जी ने उसको बनाया और सभी देश के या उत्तर प्रदेश के पिछड़े भाइयों से कहा कि भाई ये समाजवादी पार्टी है, हमारे साथ आओ। तो जब पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने वाले हमारे गुर्जर भाई, हमारे सैनी भाई, हमारे प्रजापति भाई, हमारे कश्यप भाई आए उनके साथ और शटर के आगे खड़े हो गए दुकान के समाजवादी पार्टी के, और ये इच्छा व्यक्त करी कि भाई अब हमें कुछ मिलेगा। तो मुलायम सिंह यादव जी ने अपने उस दुकान का पीछे भी एक शटर था उसको खोला और उस लाइन में खड़े हुए यादव भाइयों को इशारा किया कि पीछे से आ जाओ। तो सारी नौकरियां, सारी योजना, सारा माल जो है यादव भाइयों को बांट दिया, तो इनको ठग लिया। तो लेकिन अब इसीलिए इनमें से कुछ लोगों ने अपनी नई पार्टियां बना ली, वरना तो आप बताइए बिहार में लालू यादव जी भी पिछड़े समाज से हैं, नीतीश कुमार जी भी पिछड़े समाज से हैं। पिछड़े समाज की 2 पार्टियां बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे भी संजय निषाद जी पिछड़े समाज से हैं, अनुप्रिया पटेल जी पिछड़े समाज से हैं और अखिलेश यादव जी भी। क्या जरूरत है भाई पिछड़े समाज की 5-5, 10-10 पार्टी बनाने की? क्योंकि नाम पिछड़े समाज का है लेकिन ये प्योर जाति के आधार पर काम करती हैं। तो अगर शेर सिंह या आरजेपी कल को सत्ता में आते हैं तो मैं जो राजपा के शटर को खोलूंगा और उन पिछड़े या दलित भाई जो हमारे साथ होंगे, तो उनका जो अधिकार है किसी ब्राह्मण या राजपूत या किसी वैश्य समाज को तो उस कुर्सी पे बैठा नहीं सकता। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 नौकरियां निकली, तो उसमें मान लीजिए 3 जो है जनरल के लिए हैं, 3 जो है दलित समाज के लिए हैं, 4 मान लीजिए पिछड़े समाज के लिए हैं। तो जो 3 नौकरियां जनरल के लिए हैं, उसके अलावा जो 3 और 4 जो पिछड़े और दलित के लिए हैं, उस पर मैं किसी राजपूत ब्राह्मण बनिए को तो नहीं बैठा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं न्याय करूंगा। किसके साथ? अपने दलित भाइयों के साथ, अपने पिछड़े भाइयों के साथ। क्योंकि पिछड़ों की मान लीजिए 4 सीट हैं, तो मैं कहूंगा भाई 1 सीट पर तो हमारा कश्यप भाई बैठेगा, 1 पर सैनी भाई बैठेगा, 1 पर गुर्जर भाई बैठेगा, 1 पर यादव भाई बैठेगा। अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया? चारों की चारों सीट यादव भाइयों को दे दी। तो पिछड़ों को भी या दलित समाज के भाइयों को भी अगर अपने अधिकार सुरक्षित करने हैं, क्योंकि हर वर्ग की हर जाति तो अपनी पार्टी नहीं बना सकती, उनकी संख्या उतनी नहीं है, तो वो भी आरजेपी के साथ आए और उनके अधिकारों की लड़ाई भी हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं। ठीक है राणा जी, चलिए शेर सिंह जी, आपने अपनी कहानी सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय दिया। ये थी कहानी शेर सिंह राणा की। 2001 पूरन देवी की हत्या का आरोप, उसके बाद तिहाड़ जेल से फिर भाग के अफगानिस्तान, वो मिट्टी लेके आना, और काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। आज इतना ही, नमस्कार।